अध्याय 11। समानांतर विश्व 11। बोतल में सारी शराब पीने के बाद चाचा अमीनू और विक्टर ने सोफा उधार लिया और 10 मिनट से अधिक समय के बाद मकान मालकिन ने उन्हें भगा दिया। चाचा अमीनू के जाने के बाद विक्टर ने मेज साफ की और नहाने चला गया। गुरलान सिंह ने विक्टर के कमरे को उसकी मूल स्थिति में व्यवस्थित कर दिया। जब उसने फर्श पर झाड़ू लगाई तो उसने जमीन पर फोटो देखी। चाहे देर रात हो या शाम, छोटी लड़की का मुंह हमेशा कसकर बंद रहता था। चाहे कल हो या आज, छोटी लड़की का हाथ अभी भी उसके बगल में बैठे छोटे लड़के के हाथ पर कसकर पकड़ा हुआ था। गुरलान सिंह ने अपना माथा ढक लिया और हंस दिया। उसके विचार बहुत अजीब थे। वह भूल गया कि यह सिर्फ एक तस्वीर थी। चाहे छोटी लड़की ने कितनी भी जिद से लड़के का हाथ पकड़ रखा हो, 7वीं बार देखने के बाद आप पूरी तरह से अजनबी हो गए। लोगों के विशाल समुद्र में आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, राहगीरों से अलग नहीं। लोगों के विशाल समुद्र में हर दिन अनगिनत लोग आपके सामने आते थे। 10,000 चेहरों में से एक व्यक्ति से कभी नहीं मिले। कम से कम 9,999 चेहरे एक पल में भूल गए। अगले दिन जब आप जागे तो बचा हुआ चेहरा अवर्णनीय रूप से अस्पष्ट हो गया। जैसे जब आपको फिर से मिलने का मौका मिला तो आपने एक वाक्य कहा, आप थोड़े परिचित लगते हैं, विशेष रूप से जहां आप पहले मिले थे लेकिन स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सके। एक बार फिर ट्रैवल बैग विक्टर के लिविंग रूम में सोफे पर छोड़ दिया गया था। उसे एक और रात सोफे पर सोना पड़ा। अगले दिन मरमंस्क सरकार के आपातकालीन नोटिस ने अकादमी में उनकी पढ़ाई और हॉकी स्टेडियम में उनके काम को निलंबित कर दिया था। बर्फ इतनी व्यस्त थी कि विक्टर के पास शायद ही कोई खाली समय होता। खिड़की के बाहर बर्फ गिरती रही। युवा रूसी व्यक्ति ने दूर से अतिथि को अपना खाना पकाने का कौशल दिखाया। पिछले साल उन्होंने कई महीनों तक एक जापानी रेस्तरां में काम किया और उस समय सुशी बनाना सीखा। जब विक्टर सुशी बनाता था तो उसका सेल फोन नोटिफिकेशन के साथ बजता रहता था और उसका लैपटॉप भी। गुरलान सिंह ने विक्टर के हाथ से कच्चा खाना लिया। उन्होंने भी एक जापानी रेस्तरां में काम किया और उस समय सुशी बनाना सीखा। विक्टर समाचार का जवाब देने गया। गुरलान सिंह ने अनुमान लगाया कि समाचार कोलापोर्ट में कार दुर्घटना से संबंधित था। युवा हमेशा ऐसे ही होते हैं, जोश से भरे हुए, यह सोचते हुए कि वे दुनिया को बदल सकते हैं। ये शब्द गुयुआनजी ने कहे थे। गुयुआनजी गु परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। दूसरे गुयुआनजी बनने के डर से गुरलान सिंह फिनलैंड चले गए। सुशी बनाने के बाद उन्होंने इसे एक छोटी सी चाय की मेज पर रखा और दीवार पर 2 गिलास मिश्रित शराब और पेय रखे। घड़ी की सुइयां सुबह 11 बजे। खिड़की के बाहर आसमान में दिन तो था लेकिन दिन नहीं था, शाम तो थी लेकिन शाम नहीं थी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे इस तरह के मौसम की आदत नहीं थी। विक्टर ने सुशी का एक टुकड़ा उठाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बस अब यह देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस शहर में बहुत से दोस्तों को जानता हूँ। सुशी खाने के बाद विक्टर ने जानबूझकर कुछ चीनी वाक्य कहे जो उसने अपने सहपाठियों से सीखे थे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आप बहुत सुंदर हैं। माथे को ढकते हुए दूसरे व्यक्ति ने सोचा होगा कि विक्टर के साथ वाली कोई चीनी लड़की है। इस रूसी युवक से गलत चीनी शब्द सुनने से बचने के लिए गुरलान सिंह ने विक्टर का लैपटॉप खोला और वेबसाइट की ओर इशारा किया। क्या यह कार दुर्घटना के बारे में नवीनतम समाचार है? गुरलान सिंह को थोड़ी रूसी आती थी, लेकिन वह रूसी का एक शब्द भी नहीं जानता था। सिर हिलाते हुए विक्टर की अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसे पता नहीं था कि क्या करना है। ऐसे खराब मौसम में कई लोग केवल घर पर ही रह सकते थे।
जिससे अनजाने में दुर्घटना पर ध्यान बढ़ गया। वह युवक जो 6 घंटे तक ठंडे, सुनसान रनवे पर मृत पड़ा रहा, उसे सभी की सहानुभूति मिली। सभी ने विलाप किया और पछतावा किया क्योंकि वह केवल 22 साल का था। 22 साल का? गुलानसिंग ने आह भरी। कल रात जब मरमंस्क के ऊपर आसमान में ऑरोरा दिखाई दिया, तो 20-20 साल के दो चीनी पुरुष इस शहर में थे। एक अपने दोस्त के कमरे में सो रहा था और दूसरा हाईवे से गुजर रहा था जब उसकी जान चली गई। कार दुर्घटना में मरने वाले युवा चीनी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि हो गई है। डू लिक्सिन, पुरुष, 22 वर्ष, यंताई, चीन से, वर्तमान में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में इतिहास का छात्र है। सेंट पीटर्सबर्ग में डू लैप टैन के सहपाठी ने पुष्टि की कि डू लैप टैन का मरमंस्क में आने का कारण यह था कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक ट्रैवल कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। वह शीतकालीन छुट्टियों के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में एक पर्यटक थे और बड़ी संख्या में चीनी पर्यटकों को रूस लाने के लिए जिम्मेदार थे। यह आखिरी बार था जब डू लैप टैन ने ट्रैवल एजेंसी के साथ सहयोग किया था। अप्रत्याशित रूप से विक्टर ने बोलते हुए आह भरी। उसने अभी-अभी अपना 22वां जन्मदिन मनाया था। कार दुर्घटना में नवीनतम विकास यह था, डू लैप टैन की स्थिति अब प्रमुख विश्वविद्यालय नेटवर्क में एक गर्म विषय बन गई थी और अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूहों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। रूस में पढ़ रहे 3000 चीनी छात्रों ने रूस में चीनी दूतावास को एक याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक अस्थायी संघ बनाया था कि अपराधियों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें थोड़े समय के भीतर न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, और कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने सरकार को प्रस्ताव देने के लिए कोएनिग्सेक कंपनी से भी संपर्क किया था। 2002 में 10 कोएनिग्सेक CC-8S को किन लोगों को बेचा गया, कोएनिग्सेक खुद ही सबसे बेहतर जानते हैं। फिलहाल सभी को खबर का इंतजार है। ऑनलाइन बुखार के बिल्कुल विपरीत कार दुर्घटना के प्रति मरमंस्क सरकार का रवैया। मरमंस्क पुलिस स्टेशन ने केवल यह जानकारी दी कि उन्होंने मृतक के परिवार से संपर्क किया था। 11:05 बजे रूस में चीनी दूतावास ने छात्रों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र का जवाब दिया। उन्हें मरमंस्क पुलिस पर भरोसा है। वे अंतिम संस्कार से निपटने में मृतक के परिवार की सहायता के लिए 2 कर्मचारियों को मरमंस्क भेजेंगे। दूतावास से मिले जवाब ने सभी को उदास कर दिया। 11:15 बजे कोएनिग्सेक को सरकार से भी खबर मिली। प्रबंधन विभाग ने निदेशक मंडल के नाम से नेटिजन से फोन कॉल का जवाब दिया। कंपनी और प्रत्येक ग्राहक ने एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जवाब देना सुविधाजनक नहीं है। यह मामला यहीं समाप्त होता है। रूस में चीनी दूतावास और कोएनिग्सेक की प्रतिक्रिया से पूरा मामला शांत नहीं हो सका। इसके विपरीत अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो गए। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक धन उगाहने वाला अभियान शुरू किया। इस धन का उपयोग उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए किया गया जो उस व्यक्ति के बारे में जानते थे और जानकारी प्रदान करते थे जिसने उन्हें कार दुर्घटना के लिए प्रेरित किया था। प्रतिभागियों में से अधिकांश युवा छात्र थे। शायद उन्होंने खुद को डू लिक्सिन में देखा, अपने गृहनगर को छोड़कर पूरे दिन पढ़ाई करते हुए एक विदेशी देश में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए। जिस क्षण उसका जीवन समाप्त हुआ वह कोला हार्बर में गिरने वाले बर्फ के टुकड़े जितना हल्का था। चीनी युवक से 1 मीटर दूर खड़ी कार की कीमत कम से कम $5 मिलियन थी। उसकी मासिक आय केवल $200 थी और उस $200 को अभी भी भोजन के खर्च के लिए ध्यान में रखना था। विक्टर जैसे कई लोग भी थे जिनके घर के रेफ्रिजरेटर में ज्यादातर बीन्स से बने खाद्य पदार्थ और कुछ डिब्बाबंद मछलियां थीं जो खत्म होने वाली थी। उदाहरण के लिए सबसे मूल्यवान चॉकलेट का एक डिब्बा है जिसकी कीमत $9.50 है।
विक्टर की आंखें नहीं हिल रही थी। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर घूर रहा था। गो लांसिंग ने उसे परेशान नहीं किया। अब उसे भोजन का ऑर्डर देने के लिए फोन करने की जिम्मेदारी निभानी थी। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद कार दुर्घटना के बारे में दो नवीनतम समाचार थे। निश्चित नहीं था कि यह सच था या नहीं। एक टैक्सी चालक ने दुर्घटना के दृश्य के पास अपनी कार खो दी। चालक के अनुसार यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे वहां पेशाब करना था। जब उसने मुड़कर देखा तो कार गायब थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आधे घंटे से भी कम समय बाद उसे अपने सहयोगी का फोन आया। अपने सहयोगी के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपनी कार ढूंढ ली। कार पूरी तरह से सही थी और कार खो जाने की जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूर खड़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां कोई निगरानी उपकरण नहीं था। चालक को नहीं पता था कि उसकी खोई हुई टैक्सी का कार दुर्घटना से कोई संबंध है या नहीं, क्योंकि जिस समय उसने अपनी कार खोई थी वह कार दुर्घटना के समय के साथ अपेक्षाकृत सुसंगत था। उसे संदेह था कि अपराधी ने घटनास्थल से भागने के लिए उसकी कार चुराई थी। नवीनतम जानकारी यह नहीं जानती कि यह सच है या झूठ। एक कर्मचारी के अनुसार जो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, कार दुर्घटना जांच रिपोर्ट के प्रभारी व्यक्ति ने खुलासा किया कि कोएनिग्सेग CC-8S हिंसक टक्कर के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। सामने के डिब्बे पर छोड़े गए उंगलियों के निशान बिना किसी निशान के नष्ट हो गए थे और दुर्घटना के दृश्य पर कुछ निगरानी उपकरण नष्ट हो गए थे। दो नवीनतम घटनाक्रम अज्ञात है कि यह सच है या झूठ, क्योंकि समाचार स्रोत वेबसाइटों से आए थे। लीक करने वालों ने अपनी पहचान नहीं बताई और बाद में किसी ने इन दो लोगों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। दोपहर 2 बजे कोएनिग्सेग CC-8S की लाइसेंस प्लेट जनमत विस्फोट का एक नया बिंदु बन गई। हर साल रूसी सरकार कुछ विशेष प्रशासनिक लाइसेंस प्लेट भी जारी करेगी। ये लाइसेंस प्लेट या तो रूस के दौरे पर आने वाले विभिन्न देशों के राजनेताओं के परिवारों को भेजी जाती हैं या रूस में निवेश करने वाले अरबपतियों को दी जाती हैं। प्रशासनिक लाइसेंस प्लेट अपने नाम की तरह ही यह जहां भी जाता है एक खास बिंदु बना सकता है। उदाहरण के लिए, इस लाइसेंस प्लेट के साथ जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है तो वे टिकट लिखने का नाटक करेंगे, लेकिन जब वे अपने कार्यालय में वापस आते हैं तो वे तुरंत टिकट को कूड़ेदान में फेंक देंगे। जब विशेष प्रशासनिक लाइसेंस प्लेट जारी की गई थी तो कई लोग अनायास ही दुर्घटना पर्यवेक्षक बन गए। 2:50 बजे मरमंस्क सरकार ने घोषणा की कि वह 3 बजे कार दुर्घटना की खबर को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। 3:30 बजे मरमंस्क सरकार अभी भी कोई भी खबर जारी करने में धीमी थी। सुबह 4:10 बजे मरमंस्क सरकार की वेबसाइट को लकवा मार गया क्योंकि इसे हैक कर लिया गया था। सुबह 4:30 बजे मरमंस्क सरकार ने एक आपातकालीन समाचार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रशासनिक अधिकारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की घोषणा की। नेतृत्व में समूह के एक सदस्य ने अपना पासपोर्ट खोजने में मदद करने के लिए डू लैप टैन को धन्यवाद दिया। उस रात उसने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। दयालुता को अस्वीकार करना कठिन था, इसलिए डू लैप टैन ने शराब पी। इसलिए आधिकारिक बयान के अनुसार कार दुर्घटना का कारण यह था कि डू लैप टैन ने शराब पी थी और यातायात निर्देशों का पालन किए बिना सड़क पार कर गई थी। विशेष प्रशासनिक लाइसेंस प्लेट के बारे में सार्वजनिक आलोचना का सामना करते हुए प्रवक्ता ने इसे प्रकट करने से इनकार कर दिया। गोपनीयता का हवाला देते हुए पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। दुर्घटना स्थल पर निगरानी उपकरणों के बारे में यह अफसोस की बात है, अपर्याप्त धन के कारण सड़क के इस हिस्से पर निगरानी उपकरण 34 दिनों से सेवा से बाहर हैं। ऐसी घटना को फिर से होने से रोकने के लिए
हमने निगरानी उपकरणों की मरम्मत के लिए विशेषज्ञों से संपर्क किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। मरमंस्क पुलिस द्वारा स्थापित हॉटलाइन अचानक बेकार हो गई। विक्टर ने कहा कि उसके 2 दोस्त थे जिन्होंने हॉटलाइन पर कॉल किया। बेशक यह कोई सुराग देने के लिए नहीं था। शाम 5 बजे बर्फ गिरना आखिरकार बंद हो गया। 6 बजे विक्टर ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, अपने सेल फोन के अलार्म को साइलेंट कर दिया और जो कुछ भी कर सकता था किया। 6 बजे इंटरनेट ने कार दुर्घटना के बारे में नवीनतम समाचार अपडेट करना बंद कर दिया। शाम 8 बजे मरमंस्क सरकार ने नवीनतम घोषणा जारी की। खराब मौसम की चेतावनी हटा दी गई थी। श्रमिकों ने प्रमुख सड़कों से बर्फ हटाना शुरू कर दिया था। कल स्कूल फिर से खुलेंगे और ट्रेन स्टेशन फिर से चालू हो जाएगा। गु लानसिंग ने अपना यात्रा बैग पैक करना शुरू कर दिया। वह कल 8:20 बजे बस पकड़ेगा। मरमंस्क से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए एक्सप्रेस ट्रेन लेगा। सेंट पीटर्सबर्ग से उड़ान भरेंगे और फिर सेंट पीटर्सबर्ग से उड़ान भरेंगे। पीटर्सबर्ग से हेलसिंकी। गु लानसिंग ने विक्टर को वह घड़ी दी जो गुयुआनजी ने उसे पिछले साल दी थी। घड़ी लेते हुए, उसे ध्यान से देखते हुए, रूसी ने विलाप किया कि वर्तमान सिमुलेशन तकनीक पूर्णता तक पहुंच गई है। गु लानसिंग हंसे। यह सही था, भले ही वह एक सराय का खर्च नहीं उठा सकता था। उसे सोफे पर सोना पड़ा। वह 150,000 की घड़ी कैसे खरीद सकता था? दूर के मेहमान से उपहार प्राप्त करते हुए रूसी व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखों में घड़ी दोस्ती का प्रतीक थी। कार दुर्घटना से उसे जो दुख हुआ था उसे कम करने के लिए पर्याप्त थी। लाइट बंद करते हुए 50 वर्ग मीटर से कम की जगह अंधेरे में डूब गई। गु लानसिंग सोफे पर लेट गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। यह मरमंस्क में उसकी आखिरी रात थी। रूसी व्यक्ति की आवाज दरवाजे से आई। पिछली रातों से अलग नहीं। यह युवावस्था का एक फायदा था। सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं था। अगले दिन जब गु लानसिंग उठा, उठो, विक्टर डांस अकादमी गया है। रूसी लड़के ने अकादमी जाने से पहले नाश्ता बनाया। डाइनिंग टेबल पर एक नोट छोड़ा है। नोट पर विक्टर ने व्यक्त किया कि वह अपने सोफे पर उसके जैसे अतिथि का स्वागत करके बहुत खुश है। यह लड़का इस बात से नहीं डरता कि दूर से आए मेहमान घर से कुछ भी ले जाएंगे। चारों ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए, वास्तव में इस कमरे में कुछ भी कमी नहीं है। विक्टर की सबसे कीमती चीज सेकंड हैंड मार्केट से खरीदा गया लैपटॉप है। इसकी आलोचना होनी चाहिए। अंत में गु लानसिंग की नजर हैंगर पर लटके कोट पर पड़ी। कोट की पीठ उसकी ओर थी। गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि में पीले रंग का लेनिन आइसब्रेकर बहुत जीवंत लग रहा था। नाश्ते के बाद गु लानसिंग ने विक्टर को अपना संपर्क पता छोड़ दिया। रूस फिनलैंड से बहुत दूर नहीं है। यात्रा बैग को अपने कंधे पर ले जाया गया। एक पल के लिए सोचा, मौसम बहुत ठंडा है। उसके पास अभी भी कोट की कमी है। गु लानसिंग ने जो लेनिन आइसब्रेकर जैकेट पहना था वह उसे बहुत अच्छी लगी। इसकी कीमत कितनी थी? $20? $50? गु लानसिंग ने $50 उस जगह रख दिए जहां कोट टंगा था। बर्फ पर चलते हुए विक्टर का घर दूर होता जा रहा था। गली खड़ी थी। अंकल अमीनू उसके आगे चल रहे थे, सिर झुकाए, उकड़ू बैठे, भारी विचारों की भावना दे रहे थे। गु लानसिंग ने अपना हाथ जो उनका अभिवादन करना चाहता था वापस अपने कोट की जेब में डाल लिया। अंकल अमीनू ने अपना सिर झुकाया और उनके पास से चले गए। खड़ी गली से निकलकर गु लानसिंग एक टैक्सी में सवार हो गए। बोर्डिंग का समय 7:15 दिखाया गया था। इस शहर को छोड़ने से 20 मिनट पहले गु लानसिंग ने हॉकी रिंक पर फिर से किशोर से मुलाकात की। अध्याय 12 समानांतर विश्व 12।
मरमंस्क में सेंट पीटर्सबर्ग तक सीधे जाने वाले 2 बस स्टेशन हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुराना स्टेशन है और दूसरा हाल ही में अपग्रेड किया गया है। पुराना स्टेशन शहर से ज्यादा दूर नहीं है। अधिकांश उपकरण खराब हो चुके हैं। स्थानीय लोगों को छोड़कर बहुत कम लोग इस स्टेशन से सेंट पीटर्सबर्ग जाना पसंद करते हैं। पीटर्सबर्ग जाने के लिए रास्ता साफ हो गया। विक्टर के घर से पुराना रेलवे स्टेशन केवल 25 मिनट की दूरी पर था, इसलिए गो लांसिंग ने सेंट पीटर्सबर्ग जाने का फैसला किया। पीटर्सबर्ग में पुराने बस स्टेशन के रास्ते में उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कोलापोर्ट दुर्घटना के बारे में नवीनतम घटनाक्रम सुना, जिसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मरमंस्क सरकार द्वारा जारी की गई गंभीर मौसम की चेतावनी हटा ली गई थी और अधिकांश लोग अपने जीवन में वापस आ गए थे। जब उन्हें स्कूल जाना था और जब उन्हें काम करना था, तब जाना था। केवल कुछ लोग ही उदासीन होकर चर्चा कर रहे थे और सभी को कोई उम्मीद नहीं थी। सभी को स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हुआ था। ड्राइवर ने असहाय होकर कहा, कल कार दुर्घटना के बारे में बात करने वाले लोग और भी कम हो जाएंगे। अब से 1 हफ्ते बाद शायद सभी लोग पीड़ित का नाम भूल जाएंगे। आखिरकार उस व्यक्ति का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। 7:40 बजे टैक्सी पुराने ट्रेन स्टेशन के मुख्य द्वार पर रुकी। वेटिंग रूम की कुर्सियां यात्रियों को घर की कुर्सियों की याद दिलाती थी। वे स्टेशन द्वारा दिए गए कंबल लेकर सो गए। कुछ लोगों ने बस अपने स्लीपिंग बैग खोलकर फर्श पर रख दिए। वेटिंग रूम में गंदगी फैल गई। सेंट के लिए ट्रेन रवाना होने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। पीटर्सबर्ग जाते समय गो लांसिंग ट्रेन स्टेशन के बगल में स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर में गए। यह कहना बेहतर होगा कि यह यात्रियों के लिए खुदरा स्टोर की बजाय एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। दुकानें और सराय अस्तव्यस्त और अव्यवस्थित थीं। बर्फ को हटाया नहीं गया था। सड़क का एक हिस्सा असहनीय बर्फ से भरा हुआ था। गो लांसिंग ने अपेक्षाकृत साफ सुथरा घर चुना। मुख्य द्वार के सामने एक अनुस्मारक था, सुबह चीनी चाय बेचना। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लंबे समय से चाय नहीं पी थी। गो लांसिंग ने दुकान का दरवाजा खोला। दुकान में सामान डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह सजा हुआ था। हस्तशिल्प और खाने की अलमारियों पर एक दीवार पर पेंटिंग टंगी थी, दूसरी पर कपड़े टंगे थे। पुरुषों और महिलाओं के सामान एक साथ रखे हुए थे। उसके बगल में स्पोर्ट्सवियर में विशेषज्ञता वाला एक काउंटर था। सड़क के पास एक छोटी सी डाइनिंग टेबल थी। सुनहरे बालों वाली एक रूसी महिला काउंटर को साफ करते हुए जम्हाई ले रही थी। जब उसने उसे देखा तो उसके सफेद दांत तुरंत दिखाई दिए। $8 का भुगतान करके गो लांसिंग ने 1 कप काली चाय और 2 कटे हुए सॉसेज खरीदे। छोटी डाइनिंग टेबल पर कुर्सियां नहीं थी। ग्राहक केवल खड़े होकर चाय पी सकते थे, लेकिन गिलास साफ और चमकदार था। गिलास में सफेद बर्फ की झलक दिख रही थी। सड़क पर ऊपर बैंगनी आसमान था। गो लांसिंग के लिए चाय का प्याला धीरे धीरे खत्म करने के लिए 20 मिनट काफी थे। चाय गर्म थी, लेकिन यह चीन से आई थी या नहीं, यह पता नहीं था। मरमंस्क का आसमान हमेशा लोगों को एक तरह का भ्रम देता था, आधा जागता हुआ और आधा सोता हुआ। उसने अपनी माँ को अपने बगल में बुदबुदाते हुए देखा, आसमान इतनी जल्दी चमकीला हो रहा है। क्षितिज की ओर देखते हुए, क्षितिज के अंत में अगले ही पल चिलचिलाती धूप आसमान को चीरती हुई लग रही थी। अपने सामने लगे शीशे पर एक छाया पोंछते हुए, थोड़ा ज्यादा, दुकान के स्टेनलेस स्टील के दरवाजे ने एक स्पष्ट आवाज की। उसके बाद एक खुशमिजाज महिला की आवाज आई, आपका स्वागत है। शायद 1 मिनट, शायद 3 मिनट, शायद 3 मिनट से भी अधिक समय बीत गया होगा इससे पहले कि यह शब्द सुनाई दे, मैडम, कृपया चुप हो जाइए। इससे गो लांसिंग के विचार क्षितिज से पीछे हट गए। मिस,
कृपया चुप रहें, शब्द एक स्पष्ट पुरुष स्वर से आए। इस बर्फीली जगह में यह सुनना बहुत आसान था, इतना आसान कि गो लान शेंग को परिचित लगा। परिचित? स्टोर के चारों कोनों में उत्तल दर्पण लगे थे, जिनसे स्टोर में होने वाली हर चीज देखी जा सकती थी। गु लानसिंग उत्तल दर्पण के दाहिने कोने में खड़ा था। उत्तल दर्पण में रूसी महिला हरे रंग की सैन्य जैकेट पहने किशोर का बारीकी से पीछा कर रही थी। वह बहुत लंबा था और उसकी जैकेट का हुड और काले रंग के चश्मे ने उसके चेहरे के 2/3 हिस्से को ढक रखा था। उसकी शॉपिंग कार्ट महिलाओं के कपड़ों से भरी हुई थी और रूसी महिला उसके बगल में खड़ी थी। जाहिर है, यह एक उत्साही महिला थी। उसने सोचा कि वह उसे कुछ सलाह दे सकती है। उदाहरण के लिए, कपड़ों की कौन सी शैलियाँ अपेक्षाकृत लोकप्रिय थीं? उसे कौन सा रंग पसंद है? इसमें कोई संदेह नहीं था कि रूसी महिला ने अभी-अभी कील ठोंकी है। ग्राहक राजा था। रूसी महिला ने युवक की ओर एक आकर्षक इशारा किया और फिर भुगतान करने के लिए काउंटर पर चली गई। वह चीजें चुनना जारी रखता था। चाय की चुस्की लेने के बाद गु लानसिंग की आंखें थोड़ी धुंधली थी, उत्तल दर्पण को छोड़ने में असमर्थ। सटीक रूप से कहें तो वह युवक के शरीर को नहीं छोड़ सकता था। अपने मन में सोच रहा था, उसने पहले भी वह मधुर आवाज सुनी थी, लेकिन वह यह नहीं बता सकता था कि उसने इसे कहाँ सुना था। उसकी आंखें उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसे अपने पास की शेल्फ से महिलाओं के कपड़े लेने और उन्हें शॉपिंग कार्ट में डालने के लिए अपना हाथ उठाते हुए देख रहा था। कीमत या शैली पर ध्यान दिए बिना उसका हाथ शेल्फ पर चला गया। इस बार यह महिलाओं के जूते थे, फिर मोजे। शॉपिंग कार्ट में रखे गए सामानों को देखकर यह किसी लड़की के लिए था। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी गर्लफ्रेंड थी या अपनी महिला मित्रों के लिए दैनिक जरूरत की चीजें खरीद रही थी। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। उसने केवल एक हिस्सा ही पिया था। उसके बाद, मुझे लगता है, शायद आप अपने घर या किसी नज़दीकी होटल में सुबह सुबह डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड या महिला मित्र के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीद लें। अभी 8 भी नहीं बजे हैं। इस समय के हिसाब से अनुमान लगाने पर 80% संभावना है कि वह लड़की लड़के की गर्लफ्रेंड है। कौन जानता है, लड़की अभी भी आपके बिस्तर पर हो या फिर बगल के बिस्तर पर। शायद वे अभी भी छात्र थे। मरमंस्क सरकार की 24 घंटे की खराब मौसम चेतावनी ने प्रेमियों को एक साथ रहने का एक बढ़िया मौका दिया। किशोर ने लड़की को अपने किराए के कमरे में जाने दिया। अगले दिन जब लड़की उठी तो उसने पाया कि उसके कपड़े लड़के ने फाड़ दिए थे। शायद यह गलती से हुआ था या शायद फटे थे। लड़की गुस्से में थी। उसने एक तकिया लिया और उसके सिर पर मारा। उस रूप को देखते हुए उसे प्यार हो गया होगा। किशोर ने होटल के कमरे का दरवाजा खोला, सड़क पार की, डिपार्टमेंटल स्टोर का दरवाजा खोला। 8-10 में से 9 बार ऐसा हुआ। गु लानशेंग के साथ भी ऐसा समय आया था जब वह 18 वर्ष का था। वह कोपेनहेगन में था। जिसने उसे तकिए से सिर पर मारा था वह एक डेनिश लड़की थी, लेकिन उस समय उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने अपने घर की नौकरानी को डिपार्टमेंटल स्टोर जाने के लिए कहा। अब इसके बारे में सोचकर उस समय उसका प्रदर्शन वास्तव में थोड़ा खराब था। इसके बाद उन्हें डेनिश लड़की का कोई फोन नहीं आया। आधे साल बाद जब उसने उसे फिर से देखा तो उसके बगल में एक छोटा लड़का था। गु लानसिंग ने चाय का एक और घूंट लिया। इस समय उसकी शॉपिंग कार्ट भरी हुई थी। शॉपिंग कार्ट को पकड़े हुए वह कैशियर के पास चला गया। युवक की पीठ को देखते हुए उसके अवचेतन विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो गए। गु लानसिंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कोई संयोग नहीं होगा। उसने भी ऐसे संयोग से इनकार कर दिया। बर्फ की रिंक पर वह मार्मिक दृश्य, वह उसके लिए सबसे शर्मनाक क्षण था।
रूसी महिला ने उसकी शॉपिंग कार्ट में प्रत्येक आइटम को एक शॉपिंग बैग में डाल दिया। अंत में उसे शॉपिंग बैग देने के बजाय उसने पूछा, क्या आपको कुछ और चाहिए? उसने जवाब नहीं दिया। क्या आपको यकीन है कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ा? जिस महिला ने यह सवाल पूछा था, उसने अपना चेहरा वयस्क काउंटर की ओर घुमाया। वयस्क काउंटर बड़े करीने से व्यवस्थित था। महिलाओं के अंडरवियर और पुरुषों के अंडरवियर एक तरफ रखे गए थे। उसने अपना बटुआ पकड़ा, उसे कैशियर काउंटर पर थपथपाया। जाहिर है, वह थोड़ा अधीर था। ठीक है, ठीक है। रूसी महिला ने कैश रजिस्टर खोला। उसे शॉपिंग बैग और खुले पैसे देते हुए रूसी महिला ने अपने सफेद दांत दिखाए। फिर से आने पर आपका स्वागत है। लड़का चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। बस इतना ही। 1 दर्जन कदम चलने के बाद उसके कदम धीमे हो गए। धीमे हुए और फिर रुक गए। रूसी महिला मॉनिटर को घूर रही थी। उसका चेहरा लगभग मुस्कुरा रहा था। एक पल में किशोर वापस लौटा, भारी भरकम शॉपिंग बैग काउंटर पर रखा, अपना सिर वयस्कों वाले सेक्शन में छिपाया, और जब वह कैशियर के पास लौटा तो उसके हाथों में महिलाओं के अंडरवियर के कई सेट थे। महिलाओं के अंडरवियर और बटुआ काउंटर पर रखे थे। उसका रवैया बहुत स्पष्ट था, बकवास बंद करो, भुगतान करो। रूसी महिला की नज़र काउंटर पर रखे अधोवस्त्र पर लौटी। उसने वयस्क काउंटर पर रखे अधोवस्त्र का 1/3 हिस्सा ले लिया। मैं जल्दी में हूँ। हाँ, रूसी महिला ने अनिच्छा से उत्तर दिया। यह देखकर कि रूसी महिला हिली नहीं, उसने अपनी आवाज ऊंची की, मिस, मैं जल्दी में हूँ। पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंडरवियर खरीद रहे हो? महिला ने इत्मीनान से उसके सामने कपड़े सजाए। युवक ने उत्तर दिया, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। पहली बार किसी महिला के लिए अंडरवियर खरीद रहे हो? महिला ने उसे संबोधित करने के लिए अपना नाम बदल दिया। यह कोई समस्या नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है। समझ गया, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। रूसी महिला ने कंधे उचकाए। कौन सा साइज? क्या सर, आप अभी भी नहीं जानते? रूसी महिला ने फिर से अपने सफेद दांत दिखाए। महिलाओं के लिए ब्रा चुनना ठीक वैसा ही है जैसे जूते चुनना जो अच्छी तरह से फिट हो। छोटे साइज की ब्रा पहनने में बहुत असहज होगी। बड़े साइज की ब्रा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और महत्वपूर्ण मौकों पर पट्टियां गिर जाएंगी। इसलिए मुझे यह जानना होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आमतौर पर किस साइज की ब्रा पहनती है। मिस, हाँ, मैं भूल गया, गर्लफ्रेंड नहीं। महिला की शारीरिक भाषा अतिरंजित थी। उसकी भौहें उठी हुई थी। उसका एक हाथ कमर पर था। मुझे पता है, तुम्हें दूसरों के काम में दखल देने के लिए मुझे दोषी ठहराना चाहिए। मैं तुरंत इसकी कीमत चुकाऊंगा। आखिरकार, तुमने जो चीजें चुनी हैं, वे निश्चित रूप से तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साइज की हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, एक महिला के लिए तुम्हारा काम उनके लिए बेहद अपमानजनक है। अगर मैं अपने आदमी को सुबह सुबह ऐसा करते हुए देखूंगी, तो मेरा मूड बहुत खराब हो जाएगा। एक पल के लिए। क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या यह मेरा मूड बहुत खराब हो जाएगा? बेशक, जितना बुरा वह मेरा जन्मदिन भूल गया। महिलाएं हमेशा कुछ विवरणों में जिद्दी होती हैं, न केवल जिद्दी बल्कि संकीर्ण सोच वाली भी। रूसी महिला ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे नहीं पता। उसका लहजा अस्वाभाविक था। क्या तुम्हें पता नहीं? इस मामले को संभालना आसान नहीं है। रूसी महिला की आवाज लंबी थी। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था। फिर, क्या तुमने इसे अभी तक छुआ है? इस समय गु लानसिंग ने चाय की चुस्की ली ही थी। रूसी महिला के क्या तुमने इसे अभी तक छुआ है ने लगभग उसे चाय पर घुटन सी दे दी।
रूसी महिला अभी भी बहुत उत्साही थी। अगर तुमने इसे छुआ है तो चुनना आसान होगा। तुम्हें बस थोड़ा याद रखने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, क्या यह मुट्ठी के लिए पर्याप्त है, या यह एक छोटे फल की तरह तुम्हारे हाथ में है, या यह। युवक को जाने के लिए अपना सिर घुमाते देख महिला ने तुरंत अपना अगला वाक्य बदल दिया। ग्राहक, जब तक कि तुम किसी पुरुष दुकानदार से न मिलो, नहीं तो वे भी मेरी तरह दूसरों के काम में दखल देंगे। यह रूसी महिलाओं की परंपरा है। यह सही है। मैंने तुम्हें अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं बताई है। यह मामला सुबह में हुआ है, विशेष रूप से बुरा है। सुबह सुबह जब मैंने अपना बैग खोला देखने के लिए, मैं निश्चित रूप से अपने आदमी को चिल्लाऊंगी, तुम अरे साले, मुझे तो पता था इसका परिणाम ऐसा ही होगा। तुझसे क्या उम्मीद करूं? आखिरी कुछ वाक्यों में महिला की आवाज बिना कहे ही दिल दहलाने वाली थी, मानो उसने वाकई बैग में हर साइज के अंडरवियर का ढेर देखा हो। रूसी महिला की हरकतों ने उसे बेहद अधीर बना दिया। एक बड़ा कदम उठाया। कुछ कदम चलने के बाद वह धीमा हो गया। उसके कदम झिझकने लगे। वह एक शेल्फ के सामने रुक गया। उत्तल दर्पण ने साफ साफ दर्ज किया। गु लानशिंग ने धीरे से चाय का प्याला वापस रख दिया। वह अब और चाय नहीं पी सकता था। इस समय लड़के की हरकतों को देखते हुए उसने फिर से चाय पीने की हिम्मत की। यह समझ में आता था कि उसका दम घुट जाएगा। उसकी नज़र एक पल के लिए भी उत्तल दर्पण से नहीं हटी। वह इतना अच्छा शो कैसे मिस कर सकता था? उत्तल दर्पण के जरिए वह एक शेल्फ के सामने खड़ा था, एक हाथ में बैग पकड़े हुए, दूसरा हाथ हरकत की नकल करने के लिए बाहर की ओर उठा हुआ था। धीरे से अपना हाथ खोला। उसकी उंगलियां धीरे धीरे फैली हुई थी, एक पकड़ने वाली हरकत बना रही थी। कुछ गड़बड़ थी। पकड़ने वाली हरकत गेंद को उठाने में बदलने लगी, धीरे से उठाकर रगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ की हथेली संगत नहीं थी गेंद के साथ। उंगलियां फिर से खुल गईं। पांचों उंगलियों के बीच की दूरी धीरे धीरे चौड़ी होती गई। वैसे यह बहुत छोटी नहीं लगती। गु लानसेंग अपने दिल में हंसे। यह उल्लेखनीय है कि उनके हाथ बहुत सुंदर थे। लंबी सफेद उंगलियां, हवा में लंबी सफेद उंगलियां एक निश्चित सीमा तक खुली, रुकीं। एक पल के लिए उंगलियां थोड़ी मुड़ी, फिर सिकुड़ी और फिर पकड़ने की कोशिश की। वास्तव में जीवन के लिए खतरा। स्वाभाविक रूप से गु लानसेंग जानता था वह कौन सी चीज थी जिसे वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह सुबह का समय है। लेकिन इस हरकत ने समस्या को उजागर कर दिया। इस पहलू में वह अभी नौसिखिया था। इसे पकड़ने की क्रिया अपेक्षाकृत कठोर थी। इस कठोर क्रिया पर निश्चित रूप से डांटा जाएगा। अरे, क्या तुम थोड़ा नरम नहीं हो सकते? अगले ही पल हवा में खोलने की क्रिया करने वाला हाथ बिजली का झटका लगने जैसा था। जल्दी से खोलना, इससे बचने में सक्षम न होने के एक तरह के डर के साथ कोट की जेब की ओर बढ़ रहा था। जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल रहा था। दरवाजे से लगभग 5 कदम दूर वह वापस मुड़ा। काउंटर पर वापस जाना किसी को कोसने जैसा था। अध्याय 13। समानांतर दुनिया 13। लड़का कैशियर के पास लौटा। रूसी महिला ने उसे मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और उसे फैलाया। उसकी हथेली खुली हुई थी। उसकी पांचों उंगलियां फैली हुई थीं। उसने अपना हाथ महिला के सामने उठाया, फिर जल्दी से उसे अपने कोट की जेब में ठूंस दिया। बेहद धारा प्रवाह और चुस्त हरकतों की एक श्रृंखला। जेब में हाथ डालने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, शायद मेरे हाथ से थोड़ा बड़ा है। रूसी महिला की सीटी की आवाज आई। उसने नए चुने हुए अधोवस्त्र को शॉपिंग बैग में डाला, बदले में पैसे लौटाए और बैग उसे थमा दिया। पलक झपकाना नहीं भूली। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फिगर बहुत खूबसूरत है। निश्चित रूप से इस समय
उसे केवल इस बात से नफरत थी कि वह अपने पैरों पर मोटर नहीं लगा सकता, और इससे भी ज्यादा वह यह नहीं समझाना चाहता था वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने शॉपिंग बैग पकड़ा और जल्दी से स्टोर से बाहर चला गया। हालांकि यह कहा गया था कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, मेरा मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि आज सुबह का व्यवहार कुछ हद तक दूसरों पर जासूसी करने जैसा है। गु लानसिंग की स्थिति किताबों की अलमारियों से अवरुद्ध थी। शायद लड़के को यह भी नहीं पता था कि स्टोर में एक तीसरा व्यक्ति भी है, और उसे यह भी नहीं पता था कि ये सारी हरकतें दूसरों की नजरों के सामने आ चुकी हैं। इस आधे अधूरे व्यवहार के बीच जब लड़के का शरीर स्टोर के दरवाजे से गुजरा तो गु लानसिंग ने जल्दी से अपना सिर नीचे करके चाय पी ली। सिर नीचे करके उसकी आंखें चौराहे पर जमी बर्फ की परत को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। ऊपर विंड ब्रेकर और नीचे हल्के नीले रंग की जीन्स, लंबे लंबे कदम, सफेद बर्फ पर पैरों के निशान छोड़ते हुए कदम जोश से भरे हुए थे, लेकिन उसने जो जूते पहने थे वे थोड़े ढीले थे। जूते के फीते। जब उसे अपना शर्मनाक व्यवहार याद आया तो गु लानसिंग ने अपने अगले शब्दों को बलपूर्वक रोक दिया, यह मानते हुए कि वह व्यक्ति भी ऐसी स्थिति नहीं चाहता था। अगर उसे पता चल जाता कि दुकान में कोई तीसरा व्यक्ति भी है तो वह शायद पूरी सुबह परेशान रहेगा। सौभाग्य से लड़के ने पाया कि उसके जूते के फीते खुल गए हैं। उसने नीचे झुककर अपने जूते के फीते बांधे। गु लानसिंग ने अपना चाय का प्याला उठाया और चुपचाप कांच की खिड़की के पास चला गया। कुछ कदम चलने के बाद वह रुका और पेय को अपने बगल में कैबिनेट पर रख दिया। जब उसने अपने जूते स्पष्ट रूप से देखे तो गु लानसिंग का दिल आहें भरने से नहीं बच सका। आप जिस चीज से डरते हैं वह आपके पास आएगी। इस समय नीले भूरे रंग के साथ मिश्रित सफेद बर्फ एक पेरिसियन डिजाइनर द्वारा बनाए गए जूतों द्वारा रौंदे जाने के कारण थी, जिन्होंने उन्हें 2 महीने पहले ही लॉन्च किया था। जूतों के 12 जोड़े साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक जोड़ी में 3 थीम वाले रंग होते हैं। नींबू हरा रंग फरवरी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी रंग योजना गीली फरवरी की तरह है। इन 12 जोड़ी जूतों को बैलेंसियागा परिवार के 12 डिजाइनरों ने बनाया था। बेशक वे बिक्री के लिए नहीं थे, बल्कि केवल उन ग्राहकों को दिए गए थे जिनका बैलेंसियागा परिवार के लिए विशेष महत्व था। जूतों के 12 जोड़े में दोहराए गए रंग नहीं थे और प्रत्येक रंग में केवल एक जोड़ी थी। उस दिन गु लानसिंग को लगा कि उसने अपने कंधे पर जो जूते रखे थे वे बहुत परिचित थे, और जांच करने के लिए वापस जाने के बाद उसे जूतों की जोड़ी की उत्पत्ति का पता चला। बर्फ पर पैर रखने वाले नीले भूरे जूते दुनिया में एकमात्र जोड़ी थे और उन्हें 2 दिन पहले गु लानसिंग के कंधों पर रखा गया था। तो यह वास्तव में एक संयोग था। बेशक इस वाक्य के बाद 3 शब्द होने चाहिए, XXX। गु लानसिंग ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि भगवान अभी भी बहुत निष्पक्ष थे। देखो, यह ठीक ऐसे ही क्षण में व्यवस्थित किया गया था। छोटे लड़के के हाथ के बारे में सोचते हुए जो इतनी ठंडी हवा में मुड़ा हुआ था, गु लानसिंग चुपके से अपने दिल में हंसा। हर भाव बिना किसी चूक के प्रदर्शित किया गया। अपने जूते के फीते को कसकर बांधने के बाद छोटा लड़का सीधा खड़ा हो गया। गु लानसिंग वापस आया। चाय खत्म हो चुकी थी और अब ज्यादा समय नहीं बचा था। कप को काउंटर पर रखते हुए गु लानसिंग ने अपना चमड़े का बटुआ निकाला। रूसी महिला अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी। एक चीनी मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए उसने इसे कान से कान तक मुस्कुराहट के रूप में वर्णित किया। यह समझा गया कि एक इत्मीनान से सुबह में अपने समृद्ध अनुभव पर भरोसा करते हुए
महिला ने एक युवा और सुंदर विदेशी किशोरी से परिचित होने की अपनी दिली इच्छा पूरी की थी और एक निश्चित क्षेत्र में अपने अनुभव को सुविधाजनक रूप से दिखाया। यह अंडरवियर के कुछ सेट बेचने से कहीं अधिक दिलचस्प था। वह बहुत प्यारा है न? रूसी महिला ने जब यह कहा तो वह बहुत खुश हुई। यह महिला वाकई बहुत जिज्ञासु थी। बदले में मिले पैसे वापस पाकर एक पल के लिए सोचते हुए गु लानसिंग खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, यह किस साइज का है? जब उसने ये शब्द पूछे तो गु लानसिंग ने पाया कि वह बिल्कुल भी शर्माया नहीं। निश्चित रूप से उसका रूममेट ही एक्स फैक्टर था। जब वह हेलसिंकी लौटा तो उसे जॉन नाम के उस रूममेट को बदलने के बारे में सोचना पड़ा। रूसी महिला जोर से हंस पड़ी। उसके मुंह से एक वाक्य निकला, लानत है। हाँ, उसने गलत नहीं सुना। यह जी था। उसके मुंह के आकार के अनुसार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जी साइज और एक नौसिखिया। यह एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह लग रहा था जो पेटू लोगों के लिए एक शानदार दावत का आनंद ले रहा था। क्या यह एक हाथ से बड़ा है? नौसिखिया खिलाड़ी ने भी यह बात बहुत मासूमियत भरी आवाज में कही। आपको यह जानना होगा कि अगर कोई इंटरनेट पर पोस्ट करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का फिगर घंटे के आकार का है, तो बदले में उसे सिर्फ यही मिलता है। हे भगवान! गु लानसिंग रिटेल स्टोर पर खड़ा था। लड़के के पैरों के निशान अभी भी बहुत स्पष्ट थे। यह दक्षिण की ओर भी फैला हुआ था। पैरों के निशान चौराहे तक जारी रहे, जहां सड़क पर भूरे, नीले या नारंगी रंग की छतें थीं। सभी तरह के छत के रंग। वह मलय क्षेत्र था। जैसा कि नाम से पता चलता है, मलय जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां विदेशों में रहने वाले मलेशियाई लोग केंद्रित हैं। मलय लोग अपने छोटे कमरों को चमकीले रंगों से रंगना पसंद करते हैं और बाद में कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई भी इसमें शामिल हो गए। धीरे धीरे दुनिया भर में फैले चाइनाटाउन के समान छोटी छोटी सड़कें बन गईं। बेशक चाइनाटाउन की लोकप्रियता की तुलना में इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन इस मलय जिले की अपनी विशेषताएं भी हैं। चाइनाटाउन अपने चीनी रेस्तरां और हस्तशिल्प की दुकानों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मलय जिले की पहचान इसके होटलों से है। आंखें रंग-बिरंगी छतों पर टिकी थीं, यह नहीं जानते हुए कि लड़का और उसकी घंटे के आकार की प्रेमिका किस होटल में रहती थी। मरमंस्क से निकलने वाली ट्रेन समय पर रवाना हुई और सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हुई। पीटर्सबर्ग। सफेद ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही थी। गु लानसिंग के सामने बैठे यात्री ने उससे पूछा कि क्या उसे यह शहर पसंद है। गु लानसिंग मुस्कुराया। क्या मुझे यह शहर पसंद है? वह पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वह यहाँ थोड़े समय के लिए ही आया था। यहाँ हर कोई बहुत मिलनसार है, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विक्टर के बारे में सोचते हुए, उस ड्राइवर के बारे में सोचते हुए जिसने उसे सवारी दी थी, मोती जैसे सफेद दांतों वाले पुरुषों और महिलाओं के बारे में सोचते हुए। हाँ, यहाँ हर कोई बहुत मिलनसार है। ट्रेन में एक मूल मरमंस्क व्यक्ति ने गु लानसिंग को बताया कि मरमंस्क में ट्रेन केवल दक्षिण की ओर जाती है। कितना अजीब शहर है। शहर की ट्राम लाइनें केवल दक्षिण की ओर जाती हैं। ट्रेनें केवल दक्षिण की ओर जाती हैं, तो वे शुरुआती बिंदु पर कैसे वापस आ गईं? अगर वह सिर्फ 10 साल का होता, तो गु लानसिंग शायद इस सवाल के जवाब के बारे में बहुत उत्सुक होता, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो शायद उसे यह मजेदार लगा। दुनिया बहुत बड़ी है। आपकी नज़र में अजीब चीजें शायद दूसरों की नज़र में स्वाभाविक हों। अभी गु लानसिंग बस जल्दी से हेलसिंकी लौटना चाहता था। कल रात उसने स्कूल प्रशासक को एक पत्र भेजा था जिसमें उसने मरमंस्क में हुई स्थिति के बारे में बताया था। स्कूल ने उसे लौटने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। 24 घंटे बीत चुके थे और लगभग 10 बज रहे थे।
गुरलान सेंट जॉर्ज चर्च पहुंची। सेंट पीटर्सबर्ग में दोपहर 2 बजे के आसपास उसने 3:20 बजे हेलसिंकी के लिए उड़ान भरने का फैसला किया। लगभग 40 मिनट के खाली समय में वह अपना पेट भरने के लिए इस छोटे से समय का उपयोग कर सकता था। आधे घंटे बाद चेक इन डेस्क के रास्ते में गुरलानसिंग एक व्यक्ति से टकराया जो उसकी ओर चल रहा था। इस टक्कर के कारण वह खाद्य पत्रिका जो गुरलानसिंग ने जापानी रेस्तरां से ली थी, जमीन पर गिर गई। दूसरा हाथ उससे भी तेज था। उसे उठाकर जल्दी से अपने हाथ में ठूंस लिया, फिर जल्दी से सॉरी कहा और बहुत जल्दी से निकल गया। गुरलानसिंग ने अपना सिर घुमाया। जो लड़की उससे टकराई थी वह एक पोनीटेल वाली लड़की थी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, लड़की पहले से ही कई मीटर दूर थी। वह इमिग्रेशन की ओर चल रही थी। पलक झपकते ही उसके और उसके बीच की दूरी कई मीटर दूर हो गई। पहली नजर में वह जानता था कि दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से जल्दी में था। अपना सिर घुमाते हुए गुरलानसिंग ने तुरंत एक पासपोर्ट देखा। गहरे भूरे रंग की एक तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। शायद जब लड़की ने उसके लिए पत्रिका उठाई तो उसने गलती से अपना पासपोर्ट गिरा दिया। इसे उठाया और खोला। यह एक ब्रिटिश पासपोर्ट था। पासपोर्ट पेज पर फोटो में लड़की ने भी एक पोनीटेल पहनी हुई थी। यह एक बहुत ही शुद्ध प्राच्य चेहरा था। घड़ी देखते हुए उसके पास अभी भी समय था। पासपोर्ट बंद करते हुए गुरलानसिंग लड़की की ओर भागा। मुड़कर गुरलानसिंग ने तुरंत एक पोनीटेल वाली लड़की को लिफ्ट के सामने खड़ा देखा। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो गुरलानसिंग ने सफलतापूर्वक अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसने अपना सिर घुमाया। पोनीटेल वाली लड़की की एक जोड़ी बहुत ही आकर्षक आंखें थी। जब आमने सामने सीधे नाक को अनदेखा करते हुए, मुंह को अनदेखा करते हुए, नियंत्रित करने में असमर्थ लेकिन ध्यान से उन आंखों को घूरते हुए, बड़ी और गोल आंखों की एक जोड़ी, काली पुतलियां, दोनों थोड़ी बुद्धिमान और तेजतर्रार लेकिन शुद्ध और बचकानी भी। यह आंखों की एक जोड़ी थी जो आसानी से लोगों को सहानुभूति महसूस कराती थी। हालांकि इस समय आंखें शर्माते हुए इस अप्रत्याशित दृश्य ने गुरलानसिंग को अनजाने में अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। पहले तो उसने सोचा कि उसके हाथ की ताकत उस व्यक्ति को दर्द में रोने के लिए बहुत मजबूत थी, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। गुरलानसिंग जानता था वह क्यों रो रही थी। केवल भगवान ही जानता था। गुरलानसिंग ने अपना हाथ लड़की के कंधे से हटाया और उसे पासपोर्ट वापस सौंप दिया। सब कुछ स्पष्ट था। लड़की ने एक हाथ से पासपोर्ट लिया और दूसरे हाथ से लिफ्ट के दरवाजे को बंद होने से रोक रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वह अंदर चली गई। जब दरवाजा बंद होने वाला था तो उसने गुरलानसिंग को देखा जिसका मुंह धन्यवाद की आकृति बनाने के लिए खुला था। इस मुंह के आकार को पूरा करने के बाद उसकी आंखों के कोने से एक स्पष्ट तरल बह निकला। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और गुरलानसिंग सड़क की ओर चल पड़ा। पोनीटेल वाली लड़की का नाम बहुत ही दिलचस्प था। जब उसने उसका पासपोर्ट खोला तो उसने देखा कि यह एक चीनी नाम था। यह कैसे लिखा गया था? गुरलानसिंग ने अपनी पूरी याददाश्त का इस्तेमाल करके इसे सही तरीके से लिखने की कोशिश की। यह सही है। उसे यह सही से याद था और इसमें कोई भी गलती नहीं थी। झांग चुनकिंग। पोनीटेल वाली लड़की का नाम झांग चुनकिंग था। यह नाम उसकी छवि के लिए बहुत उपयुक्त था। बड़े होने के दौरान ज्यादातर किशोरों के दिमाग में एक चेहरा होता है। उस चेहरे को बहुत ज्यादा चमकीला होने की जरूरत नहीं होती और न ही उसे सुंदर कपड़े पहनने की जरूरत होती है। उसे बस वहां खड़े होने की जरूरत होती है, एक सुंदर और सुंदर मैग्नोलिया फूल की तरह।
जब आप उसके करीब जाते हैं तो आपको हल्की खुशबू आती है। 20 जनवरी 2012 को सेंट पीटर्सबर्ग में गो लानसेंग और झांग चुनकिंग नाम की एक लड़की टकरा गई। उसकी मंजिल हेलसिंकी थी और वह मरमंस्क चली गई। बेंजामिन बार्टन की भविष्यवाणी पुस्तक की तरह जीवन में कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में अनजाने लगते हैं, लेकिन उनमें अनगिनत चमत्कार होते हैं। उन सभी कड़ियों में से एक भी चीज छूटना असंभव है। उस संयोग के सामने इसमें शामिल सभी लोग अपने अपने स्थान पर हैं। उस स्थान को समानांतर दुनिया कहा जा सकता है। जब गो लानसिंग नोवोसिबिर्स्क शहर में आसमान की ओर देखते हुए नीली विभाजन रेखा के बीच में खड़ा था, मरमंस्क की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। मरमंस्क में एक लंबे बालों वाली चीनी लड़की ने एक सामी परिवार के युवक का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उसी समय एक 1700 दिन का लड़का आधे बंद दरवाजे के सामने खड़ा होकर अंधेरे गलियारे के अंत की ओर देख रहा था। सेंट पर पीटर्सबर्ग सामान का दावा। एक फोन बज उठा। यह मेरी बहन का फोन था। लंदन। वहाँ एक लड़की है जिसकी आंखें काली अंगूरों जैसी हैं और वह फोन पकड़े मुस्कुरा रही है। खिड़की के बाहर रात का दृश्य चकाचौंध से भरा हुआ था। हर संयोग के जन्म से पहले ये लोग अपने समानांतर स्थान पर रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि कोला मुरमांस्क बंदरगाह में कार दुर्घटना के तुरंत बाद उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ जाएगी। अध्याय 14। युवा कहानी 01। 20 जनवरी को रात्रि 8 बजे हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी। गो लानसिंग ने नया कोट पहना, अपने बालों को करीने से संवारा, स्कूल प्रबंधन कार्यालय के दरवाजे के सामने खड़ा होकर घंटी बजाई। इस समय आना उन्हें यह साबित करना था कि वह वास्तव में एक जिम्मेदार छात्र है। तीसरे दिन गो लानसिंग हेलसिंकी लौटा। उसका रूममेट जॉन अभी-अभी आया था। पिछले एक हफ्ते से जॉन अपनी नई गर्लफ्रेंड के घर पर रह रहा था। जॉन ने उससे पूछा, मरमंस्क कैसा है? गो लानसिंग ने जवाब दिया, ठीक है। क्या यह ऐसी जगह नहीं है जहां बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं? जॉन ने उससे पूछा, जैसे कि उसे इस मामले में बहुत दिलचस्पी थी। मरमंस्क में कोला नाम का एक बंदरगाह है और यह कोला बंदरगाह पूरे साल बर्फ से मुक्त रहता है। वहां के प्रबंधक इसे बर्फमुक्त बंदरगाह कहते हैं। गो लानसिंग ने जवाब दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वहाँ कोई सुंदर लड़की है? उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, सबसे उत्तरी निर्देशांक पर स्थित बंदरगाह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ साल भर बर्फ नहीं जमती, जो बंदरगाह जमता नहीं। गो लानसिंग को नहीं पता था कि वह हाल ही में लगातार इस शीर्षक से क्यों गुजर रहा था। उसे मरमार्स्क के बंदरगाह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि यह बंदरगाह जो साल भर बर्फ नहीं जमता, धीरे धीरे उसके दिमाग में साफ हो गया था। बहुत साफ। नहीं, वह इस बंदरगाह को भूल नहीं पाया क्योंकि वह कार दुर्घटना थी। उस कार दुर्घटना में डुलैप टैन नामक एक युवक की मृत्यु हो गई थी और वह युवक एशियाई था और वे एक ही उम्र के थे। कोला पोर्ट पर हुई कार दुर्घटना ने हेलसिंकी के शोध क्षेत्र में काफी हलचल मचा दी थी और कई अंतर्राष्ट्रीय छात्र इस मामले के घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे। ताज़ा खबर यह थी कि मरमांस्क के लोग और अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूह इस घटना को लेकर चिंतित थे। दुर्घटना के अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने की कोई उम्मीद नहीं है और इंटरनेट अभी भी इस समय बहुत शांत है। जैसा कि अंकल अमीनू ने कहा, एक अमीर व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को मारना एक इंसान द्वारा हिरण को मारने से अलग नहीं है। अंकल अमीनू की बात करते हुए यह उल्लेखनीय है कि कल विक्टर से गो लानसिंग को पता चला कि अंकल अमीनू का परिवार मास्को लौट आया है और उनका परिवार जाने की जल्दी में है। उसे अब अपनी पेंशन की भी जरूरत नहीं है और घर की कीमतें कम हैं
और उसने अपना कुछ फर्नीचर अपने पड़ोसियों को दे दिया है। आम तौर पर अंकल अमीनू बहुत कंजूस व्यक्ति हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि उसने मास्को में एक घर खरीदा है। अंकल अमीनू की पत्नी बीमार पड़ गई और उसके पास कोई नौकरी नहीं है और दोनों बच्चे स्कूल में हैं। उनके पास कोई पैसा नहीं है। उनके पास अचानक मास्को में घर खरीदने के लिए पैसे कैसे आ गए? और मास्को में घर सस्ते नहीं हैं, विक्टर ने थोड़े दुख के साथ कहा। विक्टर ने अंकल अमीनू को रसोई के बर्तन भी भेजे। हेलसिंकी में वापसी का 8वां दिन, रविवार की सुबह। गुल्लानसिंह ने हेलसिंकी में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय के मुखपृष्ठ से एक समाचार शीर्षक देखा। कोलापोर्ट पर कार दुर्घटना का कारण बनने वाले व्यक्ति ने आज सुबह खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। मरमंस्क में पुलिस विभाग ने सबसे पहले गेम्स वेबसाइट पर इस खबर की घोषणा की। दुर्घटना का अपराधी कहां से आया, असली नाम का खुलासा नहीं किया गया है। 3 दिन बाद सुबह 8 बजे मरमंस्क कोर्टहाउस में कई रिपोर्टर कोर्टहाउस के दरवाजे पर तस्वीरें लेने के लिए दौड़े। एक काले बालों वाला, काली आंखों वाला किशोर एक वकील से घिरा हुआ न्याय की देवी की मूर्ति के पास से गुजर रहा था। रिपोर्टरों के बीच चप्पल पहने हुए 2 लोग दौड़े। वे सो रहे थे जब उन्हें सीधे नेता का फोन आया। कोला कार दुर्घटना के अपराधी ने आज एक मुकदमा खोला। निर्धारित परीक्षण का समय सुबह 7:30 बजे था। इतनी जल्दी? उन्होंने अपने कोट और कैमरे पकड़े, बिना अपनी चप्पल बदले कोर्टहाउस के दरवाजे पर चले गए। एक तरफ ने कार का दरवाजा खोला जबकि दूसरी तरफ एक रिपोर्टर का पहचान पत्र पहने हुए भाग गया। कोर्टहाउस के दरवाजे के सामने भाग गया। सड़क पर कई लोग खड़े थे। अपने पेशेवर प्रवृत्ति के अनुसार वे भीड़ में खड़े थे, मानसिक रूप से लक्ष्य को खोजने की तैयारी कर रहे थे। फिर अपने कैमरों को पकड़ लिया। वीडियो कैमरे के साथ कैमरे ने सीधे एक बड़े समूह से घिरे किशोर पर निशाना साधा। किशोर उनके कैमरे के सामने से गुजरा। दुर्भाग्य से कोण की समस्या के कारण और न्यायालय के कर्मचारियों ने या तो जानबूझकर या अनजाने में इसे अवरुद्ध कर दिया। कैमरा और उनका वीडियो कैमरा किशोर के चेहरे का केवल आधा हिस्सा ही कैप्चर कर सका। आसमान भयावह रूप से धूसर हो गया था। रिपोर्टर केवल अपने कैमरे को पकड़कर कार में बैठे किशोर को देख सकते थे जो उनसे 10 मीटर से अधिक दूर था। तीनों कारों ने मुड़कर नहीं देखा। वे तब तक देखते रहे जब तक कि न्यायालय के कर्मचारियों ने बैरिकेड हटाने से पहले तीनों कारें गायब नहीं हो गई। उस समय की तुलना विदेशी मामलों से की जा सकती है। समस्या यह है कि यह एक न्यायालय है। यह कहने के बजाय कि यह एक परीक्षण है, यह कहना बेहतर है कि यह केवल एक औपचारिकता है। रात के 10 बजे मरमंस्क सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रवक्ता ने कहा, हमने 18 जनवरी को कोलापोर्ट कार दुर्घटना का परीक्षण प्रासंगिक गवाहों व्यक्ति की देखरेख में पूरा कर लिया है। दुर्घटना का कारण यह था कि वह 18 वर्ष से कम उम्र का था, इसलिए उसे माफ कर दिया गया। अपराधी ने यह गारंटी देने के लिए एक दस्तावेज छोड़ा कि वह इस दुर्घटना से सबक सीखेगा। प्रवक्ता ने यह भी खुलासा किया कि दुर्घटना का कारण बनने वाले व्यक्ति और पीड़ित के परिवार के बीच घटना को सुलझा लिया गया था। ऐसी घटना और क्या कहा जा सकता है? कुछ घंटों बाद मारमांस्क में कुछ मुख्यधारा के मीडिया ने फ्रंट पेज पर लिखा, काले बालों वाला किशोर चुपचाप न्याय की देवी की मूर्ति के पास से चला गया। उसका चेहरा ठंडा था। इस बिंदु पर कोलापोर्ट कार दुर्घटना का मामला समाप्त हो गया था। एक लेख था जिसमें कहा गया था कि इस कार दुर्घटना में उसी दिन रिपोर्टर ने कोर्टहाउस में 56 सेकंड का वीडियो फिल्माया और केवल 3 दिनों में देखने वालों की संख्या 100 मिलियन से अधिक हो गई और प्लेबैक की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। काफी लोगों ने इस वीडियो को देखा और इसका पुनः अभिनय किया और अधिकांश पुनः
अभिनय युवा लड़कियों द्वारा किया गया था। ऐसा क्यों है? बाद में कुछ लोग अवाक रह गए, कुछ लोग हकलाने लगे, कुछ लोगों को लगा कि यह बहुत सरल है, जैसे सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र? हालांकि मैं उनके चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उनका हर कदम सड़क कला की तरह था, खासकर जब वह न्याय की देवी की मूर्ति के पास से गुजरे। मैं मीडिया द्वारा चुने गए शीर्षक की पूरी तरह से सराहना कर सकता था। उनका चेहरा ठंडा था। उस दृश्य ने लोगों को सितारों की रात की याद दिला दी। सुंदर संगमरमर की मूर्ति प्रशंसकों को चूमने के लिए अपना सिर झुका रही थी। उसके पैरों में लाल गुलाब थे। ड्रामा अकादमी की एक छात्रा ने धीरे से कहा। इस छात्रा के शब्दों से कई लड़कियों ने आश्चर्य व्यक्त किया। तो यह ऐसा ही है। हाँ, यही सौंदर्य शास्त्र है। हाँ, सौंदर्य शास्त्र। सुनने में तो यह बात लगती थी, लेकिन लड़कियों को अपने दिल में अनिच्छा से इसे स्वीकार करना पड़ा। खूबसूरत इमारतों में करोड़ों की लग्जरी कारें, भीड़ से घिरे वकील और पहली नज़र में भयावह आदान प्रदान युवकों की खूबसूरत कल्पनाओं से बिल्कुल अलग थे। वे भूल गईं कि कुछ दिन पहले वे अभी भी इंटरनेट पर अपराधी के भागने पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर रही थी। अब उन्हें स्वाभाविक रूप से लोगों की बातों के रुख पर संदेह था। वह अभी भी नाबालिग है। इसके अलावा क्या उसने खुद को नहीं सौंपा? उसने ईमानदारी से कबूल किया और पीड़ित के परिवार ने भी उसे माफ कर दिया। हमारे पास उसे रखने और उसे न जाने देने का क्या कारण है? यह भी सच था। गुरलान सिंह ने भी युवक के कोर्ट से बाहर निकलने का वीडियो देखा था। उसने इसे एक से अधिक बार देखा था और उसे तथाकथित सुंदरता पसंद नहीं आई। पहली बार जब वह उसे देखकर उसे लड़कियों के लिए कुछ स्वीकृति मिली। न्याय की देवी की मूर्ति के पास से चलने वाली पतली आकृति वास्तव में सुंदर और सुंदर थी। पहली नज़र में वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रही थी जिसे कई दिनों से कैद किया गया हो। दूसरी बार जब उसने इसे देखा तो गुरलान सिंह को लगा कि उसकी छवि परिचित लग रही थी। तीसरी बार जब उसने इसे देखा तो उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उस विचार की पुष्टि करने के लिए गुरलान सिंह ने इसे कई बार देखा, लेकिन अंत में वह अभी भी समझ नहीं पाया। पहली नज़र में कोर्ट हाउस के बाहर व्यक्ति की आकृति आइस हॉकी खिलाड़ी के समान थी। उसके बाद गुरलान सिंह ने तुरंत अपने दिल में विचारों का खंडन किया। इस बार ऐसा संयोग नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो एक जैसे दिखते हैं। इसके अलावा ऐसा संयोग नहीं हो सकता। इस संयोग की तुलना इस तरह की जा सकती है। जब तक आप स्टोर से बाहर निकलते हैं, तब तक आपके सिर पर उल्कापिंड गिरने का मौका हो सकता है। शायद जब कार दुर्घटना हुई तो आइस हॉकी खिलाड़ी जी कप के साथ अपनी बर्फ की इमारत पर रहा होगा। फरवरी के अंत में गुरलान सिंह ने विक्टर से बंदरगाह पर कार दुर्घटना में युवक के बारे में बात की। कोला को सब कुछ भूल गया लगता था। उसे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही थी कि उसे सेंट पीटर्सबर्ग में प्रदर्शन करने का मौका मिला था। ऐसा लग रहा था कि शहर डू लैप टैन नामक चीनी छात्र को भूल गया था। सुबह सुबह गुरलान सिंह ने फ्रिज खोला। जॉन को फ्रिज में सिगरेट रखना बहुत पसंद था। ये विदेशी सिगरेट उसके रूममेट की थी। गुरलान सिंह सिगरेट का आधा पैकेट लेकर कमरे में वापस गया। दराज से एक किताब निकाली। हवा में धुआं घूम रहा था। किताब का शीर्षक था बेंजामिन बार्टन की अजीब कहानी। किताब खोलकर 47वां पेज खोला। फोटो एक शरारती बच्चे की तरह लग रही थी जो चुपचाप पेज पर लेटा हुआ था। फोटो को नारंगी रोशनी में रखें। चुपचाप देखें, चुपचाप देखें। समय बिना किसी आवाज के चुप हो गया। धुआं छंट गया। उसकी उंगलियां धीरे से फोटो में छोटी लड़की की छवि को छूती हुई माथे से नीचे की ओर कसकर बंद होठों पर रुकी। कहा, चौथी बार।
यह चौथी बार था जब उसने इसे देखा था, और 6 बार ऐसा हुआ, लेकिन वह भूल गया। उसने फोटो को 47वें पेज पर वापस लाया, फोटो में दिख रहे व्यक्ति को फिर से देखा, दोनों हाथ कसकर पकड़े हुए थे, और किताब बंद कर दी। 6 बार ऐसा हुआ, लेकिन वह भूल गया। समय बहुत जल्दी बीत गया। सेंट पीटर्सबर्ग और हेलसिंकी दो पड़ोसी क्षेत्र हैं। दोनों शहरों में आइस हॉकी की संस्कृति मजबूत है। दोनों शहर अपनी हॉकी टीमों के लिए प्रसिद्ध हैं। जब गु लानसिंग ने हेलसिंकी टीवी के माध्यम से देखा कि रूसी हॉकी टीम ने संयुक्त रूप से ताज का बचाव करते हुए मौजूदा चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है और सेंट पीटर्सबर्ग ने संयुक्त रूप से खिताब जीता है, पीटर्सबर्ग ने इस बार चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने का मौका गंवा दिया। अचानक उसे याद आया, 1 साल बीत चुका है। पिछले साल इसी समय वह मरमंस्क में था। इतिहास भी ऐसा ही था। अभी भी हॉकी की इमारत मरमंस्क में थी और टीम सेंट पीटर्सबर्ग के खिलाफ खेल रही थी। यूईएफए कप के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के खिलाफ मैच का विजेता अभी भी मास्को की टीम थी, लेकिन इस बार मास्को की टीम ने आखिरी हंसी उड़ाई। पिछले साल यूईएफए कप में टीम के नंबर 1 नायक मास्को के स्ट्राइकर को अक्सर दंडित किया जाता था। इस बार वह एक बार भी पेनल्टी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। साक्षात्कार प्राप्त करने वाले मास्को के स्ट्राइकर को अपनी खुशी को रोकना मुश्किल था। जब उनसे पूछा गया कि वह एक बार भी पेनल्टी क्षेत्र में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने कैमरे की ओर मुड़कर धीरे से कहा, यह मेरा रहस्य है। गु लानसिंग ने टीवी बंद कर दिया। उन्हें लगा, उन्हें यह रहस्य पता है। फरवरी हेलसिंकी में सबसे ठंडे महीनों में से एक था। फरवरी की शुरुआत में अभूतपूर्व ठंडी हवा ने पूरे उत्तरी यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया है। ठंडी हवा के साथ भारी बर्फबारी भी हुई है। 3 फरवरी 2013 शाम के लगभग 5 बज रहे थे। गु लानसिंग ने घर के हीटिंग सिस्टम को उच्चतम स्तर पर समायोजित किया। रसोई में काली अदरक की चाय पहले से ही पक चुकी थी। माइक्रोवेव में बीजिंग के पकौड़े भी गर्म हो रहे थे। यह सब बीजिंग के नेटिजन के लिए था। जॉन की वियतनामी प्रेमिका द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस नेटिजन का नाम ली कियांग है। उसने बीजिंग से कजाकिस्तान होते हुए एक संशोधित कार चलाई, फिर नोवोसिबिर्स्क से हेलसिंकी तक। लगभग 1000 मील की यात्रा केवल एक उद्देश्य के लिए थी। रास्ते में प्रत्येक शहर में रुकने पर उसने अपने जैसे ही दिन, महीने और वर्ष में पैदा हुए किसी व्यक्ति की खोज की। उसी वर्ष का प्रत्येक माह। इस उद्देश्य से वह 8 दिनों तक इस शहर में रहा। ली कियांग के लोगों को खोजने का तरीका बहुत सरल था। उसने एक यात्रा मंच के माध्यम से सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट की और ऑनलाइन उत्साही दोस्तों के माध्यम से उसने उसी दिन, महीने और वर्ष में जन्मे लोगों को खोजने में मदद की। इस समय का लाभ उठाते हुए उसने उसी दिन, महीने और वर्ष में जन्मे लोगों को समझाया कि वह उनकी संपर्क जानकारी छोड़ देगा और फिर 10 साल बाद एक दूसरे के साथ उनके जीवन के बारे में समाचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक नियुक्ति करेगा। यह कार्य बहुत आदर्श लग रहा था, लेकिन गु लानसिंग की नज़र में यह मुसीबत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। मरमंस्क में ली कियांग का समय बहुत अनुकूल नहीं था। उसके जैसे ही दिन, महीने और वर्ष में जन्मे लोग कहीं नहीं दिखे। वह केवल एक चीनी अंतर्राष्ट्रीय छात्र के घर पर रह सकता था। इस छात्र ने ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक संदेश के माध्यम से घोषणा की थी कि वह उसी दिन, महीने और वर्ष में जन्मे लोगों को खोजेगा। गु लानसिंग ने यह खबर 2 दिन पहले देखी थी, लेकिन वह ध्यान नहीं देना चाहता था। अगर दूसरी पार्टी एक लड़की थी, तो वह इस पर विचार कर सकता था और दूसरी पार्टी को बता सकता था कि वह लक्ष्य था जिसे खोजा जा रहा था। ली कियांग उसका नाम सुनकर ही जानता था कि वह एक आदमी है और केवल बहुत अधिक हार्मोन वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं।
बीजिंग से हेलसिंकी तक गाड़ी चलाते हुए अधिकांश समय वे रास्ते में कार में खाते पीते और सोते रहे। यह सही है, ऐसा कहा जाता था कि वह डेनमार्क भी जाना चाहता था और अंतिम पड़ाव नॉर्वे था। अंत में जॉन ने अपनी वियतनामी प्रेमिका को खुश करने के लिए उसे धोखा दिया। विदेश में पढ़ रही जॉन की वियतनामी प्रेमिका और ली कियांग दोस्त थे। गु लानसिंग और ली कियांग को सद्भाव में एक साथ रहने देने के लिए जॉन दोपहर में अपनी वियतनामी प्रेमिका के घर चला गया। इस भाई ने उसे बताए बिना सब कुछ तय कर दिया। उसके और बीजिंग नेटिजन के लिए मिलने का समय तय किया। 5 बजे मिले। ठीक है, आप जहां भी रहते हैं वहां के रीति रिवाजों का पालन करें। इसके अलावा दूसरी पार्टी एशियाई है, काले बाल और काली आंखें, इसलिए गु लानसिंग ने ठंडी अदरक की चाय तैयार की। यह देखते हुए कि बीजिंग के लोग पकौड़ी खाना पसंद करते हैं, उन्होंने पकौड़ी बनाने और उन्हें पहुंचाने के लिए एक चीनी रेस्तरां को भी बुलाया। 5 बजे, घंटी अभी भी नहीं बजी थी। जब घंटी बजी तब तक 20 मिनट देर हो चुकी थी। गु लानसिंग ने दरवाजा खोला। किसी तरह उसने सोचा कि दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था। दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति ढका हुआ था, केवल उसकी आंखें, सिर, दस्ताने और कंधों पर बर्फ के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। एक नज़र में उसकी कल्पना में थोड़ा बेमेल था। दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति बहुत छोटे सिर वाला, लगभग 1 मीटर 63 लंबा लग रहा था। इतना छोटा शरीर बीजिंग से हेलसिंकी तक गाड़ी चला रहा है? ली कियांग? गु लानसिंग ने एक जांच वाला सवाल पूछा। दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। पहचान सही थी। इतने छोटे शरीर को देखते हुए यह बेहद भाग्यशाली माना जाता था कि यह ठंडी साइबेरियाई हवा में बह नहीं गया। दरवाजे से बाहर देखा, कोई संशोधित कार नहीं थी। दरवाजे के बाहर बर्फ पर अभी भी पैरों के निशान थे। जैसे कि उसके विचारों को समझते हुए दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति ने कहा, कार खराब हो गई, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार खराब हो गई थी। 1 मिनट रुको। गु लानसिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसे फिर से कहो। इस बार जब पूछा गया तो गु लानसिंग ने फिर से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। मेरी कार खराब हो गई थी, दूसरे पक्ष ने जवाब की आवाज बढ़ा दी, साफ और स्पष्ट। अरे, एक लड़की के रूप में इसे लाई कुओंग क्यों कहा जाता है? गु लानसिंग ने मन ही मन कोसा। फिर अनजाने में उसने एक कदम पीछे हट लिया, जिससे उसके और दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति के बीच की दूरी लगभग 2 कदम बढ़ गई। इस दूरी पर गु लानसिंग दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति की आंखों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्या उन आंखों में नीली रेखाएं थीं? अध्याय 15। युवा कहानी 2। मेरी कार खराब हो गई। दरवाजे के बाहर खड़ी बर्फ पर पैर पटकती लड़की की आवाज गु लानसिंग के कानों में पड़ी, एक अलग ही भावना लेकर। पहले तो यह स्पष्ट नहीं हुआ कि अंतर क्या था। इसके बारे में सोचने पर ऐसा लगा जैसे कोई परिचित गाना बजा रहा हो। गाने की धुन अतीत की यादों को जगाती है, चाहे वो पास की हो या दूर की। दूर, अस्पष्ट आकृति, लगभग 2 शब्द, अलविदा, अभी भी होठों पर टिके हुए हैं। ऐसा क्यों है? यह सब इस तरह कैसे हुआ? एक कदम पीछे हटें। अपना संयम वापस पाएं। दरवाजे के बाहर चेहरे को देखें, ठीक से कहें तो आंखों को देखें। अंदर ही अंदर आप यह पूछे बिना नहीं रह सकते, क्या उन आंखों में भी नीली रेखाएं हैं? नहीं, बाहर की आंखों में नीली रेखाएं नहीं हैं। कितना मजेदार विचार है। ऊनी टोपी और मुखौटे के बीच बड़ी गोल बादाम जैसी आंखें खड़ी हैं, स्पष्ट एवं उज्ज्वल। आइरिस का काला और सफेद रंग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था। जब गु लानसिंग ने उसे देखा
तो उसकी आंखें धीरे से झपक रही थीं। उसकी लंबी पलकें धीरे से हिल रही थीं। उसकी आंखें आकर्षक थीं, जैसे कविता, सुंदर आंखें, काली और सफेद, चमकदार और स्पष्ट। सुंदर आंखें जोकरों का न्याय करती हैं। कन्फ्यूशियस द्वारा बुक ऑफ पोएट्री गो फेंग वेई फेंग मास्टर से लिया गया था। अनुवाद ताक्वांग फाट मुरमांस्का। नीली रेखाओं से भरी उदास आंखें कभी कभी खिड़की से बाहर देखती हुई, फिर बच्चे की ओर देखें। जब मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली, यहाँ तक कि जब उसके मुंह के कोने मुड़े हुए थे, तब भी वह अकेलेपन से भरा हुआ था। गुलान शेंग ने और करीब से देखा, लेकिन वहां एक भी पहचान का निशान नहीं था, चाहे वह आंखें हों या भावनाएं। अपना चेहरा रगड़ते हुए गुलान शेंग हंसे बिना नहीं रह सका। गुलान शेंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस बात पर हंस रहे हो? उसने गुलानसिंग से पूछा। उसकी अंग्रेजी काफी अच्छी थी और उसका उच्चारण भी बहुत भारी नहीं था। जवाब दिए बिना गुलानसिंग ने वापस पूछा, क्या टायर टूट गया है? तुम्हें कैसे पता चला? दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की हैरान थी। बेशक गुलानसिंग जानती थी कि उत्तरी यूरोप के अधिकांश शहरों में 2 तरह के टायर वितरित किए जाते हैं। स्प्रिंग्स मरोटम सामान्य प्रकार का उपयोग करते हैं, लेकिन सर्दियों में आपको ठंडरोधी टायर बदलने पड़ते हैं। सामान्य टायर बहुत ठंड के मौसम में पंचर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्या आप यहाँ पैदल चलकर आए हैं? गुलानसिंग ने पूछा, सिर हिलाते हुए। क्या आपको ठंड लग रही है? आप अपॉइंटमेंट के समय से बाद में पहुंचे। आप कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चले होंगे। सिर हिलाते हुए। क्या आपको भूख लगी है? एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, भूख लगी है। इस दुनिया में विपरीत लिंग के लिए वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत है। उसे दरवाजे के बाहर खड़े देखकर गुलानसिंग के दिल में दया आ गई। दरवाजा खोलो, उसे अंदर बुलाओ। गुलानसिंग ने बर्फ के जूते पहने, एक सूती कोट पहना, उसके बगल में खड़ा हुआ और कहा, रसोई में अदरक की चाय है, इसे गर्म करके पी लो, ठंड से राहत मिलेगी। अगर आपको भूख लगी है तो माइक्रोवेव में बंस है। अगर आपका पेट भर गया है तो आप वाटर हीटर से नहा सकते हैं। बोलने के बाद उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। आप कहाँ जाना चाहते हैं? उसने उससे पूछा। मैं आपकी कार ठीक करने जा रही हूँ। इस बेहद ठंडे मौसम में कार को बाहर छोड़ना कार के इंजन को नष्ट करने से अलग नहीं है। दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे की दरार से गुलानसिंग के कानों में धन्यवाद की आवाज आई। सराय से लगभग 1 किलोमीटर दूर गुलानसिंग ने एक मिनीवैन देखी जिसे एक छोटे ट्रक से परिवर्तित किया गया था। स्थिति गुलानसिंग की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। 4 में से 3 टायर क्षतिग्रस्त थे। मनोरंजन वाहन आरवी मनोरंजन वाहन का संक्षिप्त नाम है, जिसे होम कार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कार पर जगह एक आरामदायक घर की तरह डिजाइन की गई है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। 4 टायर बदलने में लगभग 500 यूरो का खर्च आता है, साथ ही वारंटी और मरम्मत शुल्क की एक श्रृंखला। इसकी कीमत कम से कम 800 यूरो होगी। अगर गुलानसिंग 200 यूरो खुद दे सकता है तो 800 यूरो की कोई जरूरत नहीं थी। गुलानसिंग ने ऑटो रिपेयर शॉप को फोन किया। बचाव वाहन का इंतजार करते हुए गुलानसिंग ने कार का दरवाजा खोला। अंदर जाने के लिए जगह है। अंदर बिल्कुल वही है जो जरूरी है। एक सोफा, सिंक, अलमारी, जूतों की अलमारी पर एक माउंटेन बाइक लटकी हुई है। गुलानसिंग ने स्लीपिंग बैग के बगल में एक चित्रफलक भी देखा। देखो, यह वास्तव में एक आदमी के लिए एक जगह की तरह लग रहा था, एक आदमी जिसका नाम ली कियांग था। यह बिल्कुल भी नहीं
था कि कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि ली कियांग एक लड़की थी, एक पतली आकृति वाली लड़की। बेहद ठंडे मौसम में ऑटो रिपेयर शॉप हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। रिपेयरमैन ने गो लानसिंग से कहा कि अगर उसे टायर बदलना है तो उसे कम से कम 4 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन पहले सूचना देनी होगी, फिर बदलने के लिए नए टायर होंगे। स्पेयर कार को केवल मोटल में वापस ले जाया जा सकता था। अगर वह इसे ऑटो रिपेयर शॉप में ले जाना चाहता था तो इसमें 8 घंटे लगेंगे। ड्राइवर के जाने के बाद गो लानसिंग ने कार के चारों ओर बर्फ को साफ किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार का इंजन सुचारू रूप से चल सके। गैरेज का दरवाजा खुला और जॉन वहां खड़ा था। जॉन ने सीटी बजाते हुए कहा, गो, तुम बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। जॉन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थी। जेसिका, जेसिका अल्बा। नया लक्ष्य? गो लानसिंग ने गुस्से से पूछा। जेसिका जैसी दिखती है। जेसिका अल्बा, एक अमेरिकी अभिनेत्री, मीठा चेहरा, आकर्षक आकृति, राष्ट्रीय प्रथम प्रेम के खिताब के लिए प्रसिद्ध। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में 80% से अधिक पुरुष हाई स्कूल के छात्रों ने उन्हें अपने सपनों की प्रेमिका के रूप में वोट दिया। बेशक, जॉन भी अपनी उम्र के बावजूद अपरिहार्य है। वही नहीं, जॉन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जेसिका जैसा ही, मीठा चेहरा, बड़े स्तन। तो तुमने अपनी वियतनामी प्रेमिका से संबंध तोड़ लिया? गो लानसिंग अभी भी अपना सिर नीचे कर रहा था। हालांकि गो लानसिंग का यह रूममेट बहुत ही चुलबुला था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि वह दो तरफा हो। बात बस इतनी थी कि वह आज दोपहर ही घर बदला था। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर जाने के कुछ ही घंटों बाद उनका संबंध टूट गया हो? नहीं, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। गुयेन अभी भी मेरी नज़र में प्यारा है। गो लानसिंग ने अपना सिर उठाया और भौहें सिकोड़ ली। जॉन के यहाँ होने से वास्तव में उसकी कार्यकुशलता कम हो गई। जॉन जोर से हंसा और गो लानसिंग की ओर बढ़ा। गो, बधाई हो। उसकी भौहें और भी सख्त हो गईं, फिर भी वह नहीं हिला। एक पल रुको और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें बधाई क्यों दे रहा हूँ। यह कहने के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और मुस्कुराते हुए गैराज के दरवाजे की ओर चला गया। एक व्यक्ति जिसने घोषणा की थी कि वह 1 सप्ताह तक यहाँ वापस नहीं आएगा, फिर भी अब यहाँ दिखाई दिया। वह जो चाहे कर सकता था। जॉन के सिर के पीछे आंखें थीं। मैं कुछ लेने के लिए वापस आया था। मैं वादा करता हूँ कि मैं 1 सप्ताह तक आपके सामने नहीं आऊंगा। 8:30 गो लानसिंग सराय के दरवाजे के सामने खड़ा था। कुछ पल के लिए सोच रहा था। उसका हाथ घंटी की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि उसका हाथ घंटी को छू पाता, अचानक दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति जॉन था। जॉन ने अपने हाथ में बैग लहराया। मैं जा रहा हूँ। गो लानसिंग एक तरफ खड़ा था। जॉन ने आगे बढ़कर आंख मारी। जेसिका अल्बा। गो लानसिंग पहले से ही इस रूममेट के अजीबोगरीब चुटकुलों से परिचित था। जॉन चला गया। गो लानसिंग ने दरवाजा बंद किया, अपने बर्फ के जूते उतारे और सूती चप्पल पहन ली। उसी समय उसने प्रवेश द्वार और लिविंग रूम को अलग करने वाली स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन कागज और फाइबरग्लास से बनी थी। रोशनी में कमरे में मौजूद सभी फर्नीचर स्क्रीन पर छाया बना रहे थे। लंबे, मुलायम बाल, पतली कमर। गो लानसिंग सीधे खड़े हो गए। लड़की ली कियांग ने उन्हें एक और सरप्राइज दिया। उसने सुना कि दूसरी लड़की के बाल छोटे थे। उसके बाल क्यों नहीं थे? एक कदम स्क्रीन से गुजरा। गो लानसिंग की आकृति झांग हेंग की पेंटिंग को कवर करते हुए, जैसे कि पेंटिंग को लैंप के नीचे रखा गया हो। लड़की ने अचानक अपना सिर घुमाया, एक मुस्कान लेकर। उसकी मुस्कुराती आंखों के साथ उसके दांत भी थे जो दोनों समतल और चमकीले सफेद थे,
सुंदर काली और सफेद आंखें चमक रही थी, बदलकर आकर्षक आंखें हो गईं। सुंदर आंखें फान जोकर, मैंने ऊपर उद्धृत किया है। सुंदर आंखें सह जोकर, सह ध्यान दें। यहाँ मैंने इसे आकर्षक के रूप में रखा है। अचानक जॉन के शब्दों के बारे में सोचा। उसकी आंखें धीरे धीरे चेहरे पर चली गईं। जेसिका, जेसिका अल्बा। प्यारी मुस्कान, ढीली बाहरी शर्ट पतले रेशम से बनी थी, हालांकि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी 8 या 9 हिस्से दिखाई दे रहे थे। शर्ट पर चाप ऊंचा था। अच्छा, उसका फिगर बिल्कुल भी बुरा नहीं था। ली कियांग नाम की लड़की का फिगर वाकई आकर्षक था, लेकिन सब कुछ यहीं रुक जाना चाहिए। जाहिर है वह इस मुस्कुराती हुई लड़की का गु लान शेंग से कोई लेना देना नहीं है, बस जॉन महिलाओं को छेड़ने में बहुत माहिर है। तुम वापस आ गई हो। जिस तरह से उसने हाथ बढ़ाकर अभिवादन किया वह थोड़ा असभ्य लग रहा था। हाँ, उसके मुंह के कोने उदास होकर मुस्कुरा रहे थे। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हाँ, जो व्यक्ति नीचे गिर रहा था वह अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज थोड़ी चिंतित लग रही थी। मैंने सभी पकौड़े खा लिए। यह वास्तव में स्वादिष्ट था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि गु लानसिंग की उपस्थिति ने दूसरों को डरा दिया। गु लानसिंग ने अपना चेहरा पोंछा, अपने चेहरे को कोमल बनाते हुए। विनम्र मत बनो, जब तक तुम्हें यह पसंद है। उसके होठों के कोने फिर से मुड़े। यह पहली बार है जब मैंने पकौड़े खाए हैं। नहीं, यह इस तरह के स्वाद वाले पकौड़े हैं। रेस्तरां में अन्य पकौड़े बिक चुके थे, केवल अचार वाले पकौड़े बचे थे। बीजिंग में अचार वाला खाना कोई दुर्लभ भोजन नहीं था, लेकिन बीजिंग के लोग आमतौर पर अचार के साथ पकौड़े नहीं खाते थे। हालांकि गु लानसिंग ने इस समस्या का कारण पूछने का इरादा नहीं किया। वह गर्म स्नान करना चाहता था। कुछ घंटों तक बाहर खड़ा रहा, उसका शरीर जमने वाला था। गु लानसिंग अपने कमरे की ओर चला गया। ली कियांग उसे देखते हुए उसे अचानक अपना मुंह खोलने में मुश्किल हुई। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, गु लानसिंग ने कहा, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। हाँ, 2 एशियाई लोगों के लिए अंग्रेजी में संवाद करना थोड़ा अजीब था, और इसके अलावा बीजिंग का कोई व्यक्ति चीनी भाषा कैसे नहीं जानता। इसलिए गु लानसिंग ने चीनी भाषा में पूछा, क्या आप चीनी भाषा बोल सकते हैं? हाँ, क्या आप चीनी में बात कर सकते हैं? गु लानसिंग ने अंग्रेजी में बात की। एक पल के बाद उसने सिर हिलाया। वास्तव में चीनी बोलना जानते हो? गु लानसिंग ने अंग्रेजी से चीनी में स्विच किया। यह सही है। मुस्कुराते हुए, चीनी का स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हुए, मेरे दादा का नियम यह है कि जब आप उसके घर पर होते हैं तो आपको चीनी बोलना पड़ता है। सबसे पहले, अन्यथा एक दूसरे से परिचित हो जाने के बाद अपने मुंह को खोलना मुश्किल हो जाता है। दीवार पर तय की गई आंखें, जो दैनिक जीवन की तस्वीरों से भरी हुई थी। जॉन की सामान्य दैनिक जिंदगी के साथ साथ रात के बाजार में खरीदी गई कुछ पेंटिंग्स। सूती चप्पल कालीन पर हल्के से चली, बिना किसी आवाज के। शायद गु लानसिंग को तेज आवाज करने के लिए थोड़ा जोर से कदम रखना पड़ा, जिससे लड़की घूम गई और फिर कार की मरम्मत शुल्क के बारे में बात करने के लिए एक प्राकृतिक स्वर का उपयोग किया। कदमों ने थोड़ा शोर किया, लेकिन लड़की अभी भी उदासीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग और फोटो में बहुत आकर्षण था। उसने अपने पैरों पर थोड़ा बल बढ़ाया, लेकिन यह अभी भी काम नहीं आया। गु लानसिंग उसके करीब आया, शर्मिंदा होकर अपनी नाक को छू रहा था। उसकी आंखें गलती से आईने में जा टिकीं। चौकस अभिव्यक्ति, और वह टकटकी। अनजाने में उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और कदम आगे। गु लानसिंग उसके बाईं ओर करीब खड़ा था।
इस समय गुरलान सिंह ने स्पष्ट रूप से उसकी निगाहें देखीं। उसकी निगाहों के माध्यम से गुरलान सिंह ने हरे रंग के एक बड़े क्षेत्र के साथ जड़े हुए सुनहरे पैटर्न की एक श्रृंखला देखी। दीवार पर चित्रों और पेंटिंग्स के अलावा एक कोट भी था जो वह मरमंस्क से वापस लाया था। कोट के पीछे इस शहर में रहने वाले सभी लोगों के गर्व के साथ छपा हुआ था, आइसब्रेकर और लेनिन शब्द। उसके दिल में धमाका। कदम दर कदम चलते हुए, सांस लेने की हिम्मत न करते हुए, गुरलान सिंह को अचानक डर लगा और वह आईने में चेहरा देखते ही उलझन में पड़ गया। आईने में चेहरा अस्पष्ट था, जिससे गुरलान सिंह को एक परिचित एहसास हुआ। हालांकि वह आंखें, नाक और मुंह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे बहुत परिचित लगा। इतना परिचित कि वह एक कलम उठाकर उन आंखों पर एक नीली रेखा खींचना चाहता था। हाँ, यह वही थी, नीली आईलाइनर वाली लड़की। वह लेनिन आइसब्रेकर है। क्या आपने कभी लेनिन आइसब्रेकर के बारे में सुना है? गु शेंगलान ने अपनी खुद की आवाज को धीरे से बजते हुए सुना। सन्नाटा। वह मरमंस्क में है। मरमंस्क में कोला नामक एक बंदरगाह है। यह उत्तरी गोलार्ध का एकमात्र बंदरगाह है जो पूरे साल जमता नहीं है। वह पहले भी वहां जा चुकी है। और फिर क्या? कोमल आवाज ने यह सवाल पूछना जारी रखा। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए गुरलान सिंह ने फिर पूछा, क्या आप कभी मरमंस्क गए हैं? Finally, he opened his mouth. No. She turned her face to the side, their eyes just met. Without any avoidance, they continued to face each other. Those eyes were smiling, her tone was cheerful, her hand pointed at the jacket. I like this jacket. Gulan Singh was still staring intently at the face in the mirror. The face in the mirror suddenly became unfamiliar. Early in the morning, prompted by something, Gulan Singh opened the drawer of the cabinet, took out a book from the drawer, and opened it to page 47. The photo of a child playing mischievously that was clipped in the book had disappeared. Gulan Singh was not very clear when the photo was taken. What if he looked at it 10 times? Maybe it was there, maybe it wasn't. He had been too busy lately, so he must have discovered that the photo was gone when he opened the book. Or maybe it was John who lost it. John had a wide network of connections and often brought his friends here on weekends, or maybe it was John's friend who lost it. Gulan Singh didn't ask. जॉन? वह वापस जाकर फोटो देखने के लिए बहुत आलसी था। सब कुछ धुंधला हो गया। फोटो गायब हो गई थी। नीली आईलाइनर वाली लड़की का चेहरा, सूरज की रोशनी में छोटी लड़की के मोटे होंठ, ये सब अब स्पष्ट रूप से याद नहीं थे। गुरलान सिंह ने कुछ लड़कियों को डेट किया था, अनगिनत अन्य जोड़ों की तरह जो हाथ पकड़कर चुंबन करते हैं। जब वह व्यस्त नहीं होता तो वे एक होटल किराए पर ले लेते थे, लेकिन जब वे अलग हो जाते थे तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वह बहुत व्यस्त था। गुरलान सिंह हमेशा सोचता था कि नीली आईलाइनर वाली लड़की उसकी उबाऊ यात्रा की सबसे अच्छी याद थी। लेकिन किताब को दराज में रख दिया। आधी रात को अचानक उसका दिल कांप उठा। अपने अनुमान की पुष्टि करने का एक तरीका था। दरवाजा खोलते हुए गुरलान सिंह ने खुद को याद दिलाया, यह ऐसा संयोग नहीं हो सकता। यह ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? मुझे बस अनिद्रा से नफरत है। अनिद्रा मेरी पढ़ाई की स्थिति को प्रभावित करेगी। पुष्टि करने के बाद मुझे अब अनिद्रा नहीं होगी। गुरलान सिंह के दिल में पागल विचारों को खत्म करने का यह सबसे अच्छा तरीका था। फिर आराम से कमरे में लौटें और सुबह तक सोए। यह ऐसा संयोग नहीं हो सकता। गुरलान सिंह ने खुद को याद दिलाना जारी रखा। धीरे से दरवाजा बंद किया। रात की रोशनी चालू की। बिस्तर के पास खड़े होकर सो रहे व्यक्ति को देखा।
गु शेंगलान ने अपने दिल में आह भरी, ऐसी लड़की को खतरे का कोई आभास कैसे नहीं हो सकता। तुम्हें पता होना चाहिए, वह एक घर में अकेले आदमी के साथ रह रही है। इसके अलावा वह ऊर्जा से भरा है, वह डरेगा नहीं। ठीक है, अब इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अपने दिल में उसने चुपके से कहा, यह ऐसा संयोग नहीं हो सकता। उसकी उंगलियों ने उसकी गर्दन के पीछे छुआ और कान के लोब की ओर बढ़ना जारी रखा। जब तक वह बालों को कान के लोब से दूर खींचती, तब तक जवाब स्पष्ट हो जाता। गु लानसिंग को स्पष्ट रूप से याद था, एक गुलाबी जन्मचिन्ह एक छोटे से अल्पविराम के आकार का था, जैसे कि एक छोटा टैडपोल गलती से एम्बर में फंस गया हो। समय पलक झपकते ही बीत गया और किसी तरह यह ऐसा संयोग नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता में बदल गया। इस विचार के कारण उसकी उंगलियां कांपने लगी। कांपते हुए उसकी उंगलियों ने धीरे से उसके बालों को एक तरफ खींचा और आधा कान दिखाई दिया, एक सुंदर कान का लोब। अपनी सांस रोककर उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं। फिर उसकी आंखें हिलना बंद हो गईं। दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई। जादुई ढंग से उस जादुई दुनिया में मेरे दिल की गहराइयों से एक आवाज निकली। आवाज बेहद कोमल थी। छोटे टैडपोल, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा।